नमस्कार, मैं साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह। देखते हैं आज की कहानियां जो आपके सामने वोटिंग में थी। किसको आपने सबसे अधिक पसंद किया है? क्या एटम बम से होगा महाजंग का द एंड? इस खबर को 19% लोगों ने देखना चाहा है। ईरान की लड़ाई में एटम बम की एंट्री हो चुकी है। महायुद्ध में ट्रंप पर फतवे पर फतवा आखिर क्यों जारी हो रहा है? तो वहीं ईरानी युद्धपोत पर भारत में छिड़ी सियासी जंग की इनसाइड स्टोरी क्या है? इस खबर को 22% लोग देखना चाहते हैं। बीजेपी का क्या है सीमांचल का प्लान? नए राज्य की बात क्यों आ रही है सामने? 27% दर्शकों ने इस खबर पर अपना मत जाहिर किया है। और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई है वोटों के लिहाज से, जिसको आपने पसंद किया है, वो है नीतीश कुमार ने आखिरकार पटना क्यों छोड़ दिया। नीतीश के बाद अब किसके हाथ में होगी बिहार की कमान? पहली बार बनने वाली है बीजेपी की सरकार। इस खबर को आपने सबसे ज्यादा 32% वोट दिए हैं और इसीलिए इस खबर के साथ ही हम आज के चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं। अपनी आखिरी हसरत पूरा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा यानी सीनियर्स के हाउस में जा रहे हैं। तो सवाल है कि क्या वाकई राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नीतीश कुमार ने पटना को छोड़ा है? क्या नीतीश कुमार सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही रहेंगे या फिर मोदी सरकार में मंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं? जब नीतीश राज्यसभा का सदस्य बनने की अपनी अधूरी इच्छा पूरा करने जा रहे हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री फिर कौन बनेगा? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जैसी की चर्चा चल रही है? और अब नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है? फिलहाल नीतीश कुमार के इस फैसले पर बिहार में उनके प्रशंसकों का एक धड़ा अपनी नाराजगी और विरोध भी सड़क पर उतरकर जता रहा है। कार्यकर्ताओं का यह विरोध तभी शुरू हुआ जब उन्हें खबर मिली कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं। उनका दिल्ली जाने का मन है। नीतीश कुमार के समर्थकों प्रशंसकों की नाराजगी इतनी थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे कई नेताओं को सीएम आवास में आज घुसने तक नहीं दिया। जेडीयू दफ्तर में तो आज जमकर पटना में तोड़फोड़ की गई। उसी बीच गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका शॉल उड़ाकर स्वागत किया। देखिए इन तस्वीरों को। फिर उनके साथ बैठक की और उसके बाद नीतीश कुमार का पर्चा दाखिले करने के लिए अमित शाह नितिन नवीन के साथ एक ही गाड़ी में रवाना हुए। एनडीए के तमाम नेता इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी इच्छा बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि वो पटना को छोड़कर दिल्ली की राजनीति करें आगे। श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। वैसे राजनीति में एक और एक दो ही नहीं होता, कई बार एक और एक 11 भी हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के अचानक राज्यसभा जाने की खबर के पीछे सत्ता का कौन सा समीकरण काम कर रहा होगा। बीजेपी 2005 से ही ज्यादातर समय बिहार में सत्ता में शामिल रही है, लेकिन कभी उसका अपना मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। चाहे जेडीयू बीजेपी से बड़ी पार्टी रही हो या फिर छोटी पार्टी रही हो, मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही रहे हैं। लेकिन राजनीति की नजरें बताती हैं कि बीजेपी की एक नजर मुख्यमंत्री की गद्दी पर रही है। वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती रही है, लेकिन नीतीश कुमार के कद और राजनीतिक समीकरण के आगे सारा खेल बीजेपी का बिगड़ जाता था। लेकिन अब की बार जो चुनावी नतीजे आए उसमें नीतीश कुमार पहले की तरह पलटी नहीं मार सकते थे। कैसे, समझिए इस बात को। 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए में बीजेपी को 89 सीटें मिली। हम आपको एक एक करके बिहार के विधानसभा का सीटों का समीकरण अब आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, बीजेपी की 89 सीटें आई एनडीए में, जेडीयू की 85 सीटें आई, एलजेपी यानी चिराग पासवान की 19 सीटें आई, हम की 5 सीटें आई और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम की 4 सीटें आई। यह आंकड़ा ऐसा बनता है कि एनडीए को 202 सीटें हो जाती हैं और जेडीयू की जिसमें 85 सीटें हैं। अगर 85 इसमें से निकाल भी दें तो कुल 117 बचती हैं, यानी बहुमत से 5 सीटें कम।
ऐसे में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जेडीयू अपने दम पर कैसे बनाती। अब अगर महागठबंधन की सीटें जोड़ लें, महागठबंधन के पास यानी तेजस्वी और कांग्रेस के खेमे के पास 35 सीटें हैं। इन 85 और 35 को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 120 पर आकर रुक जाता है। यानी जो बहुमत के लिए 123 का आंकड़ा चाहिए, उससे ये 3 सीटें कम है और बगैर किसी तोड़ फोड़ के ये संभव नहीं था। और ऐसे में क्या तोड़ फोड़ हो सकती थी? क्या जेडीयू ये कर सकती थी या महागठबंधन ये कर सकता था? इस पर बहुत से सवाल खड़े होते। इसीलिए जेडीयू के पास कोई चारा नहीं था कि जो प्लान बनाया गया था लॉन्ग टर्म के लिए बीजेपी का द्वारा, उस पर पालन करे। सुनते हैं विरोधी क्या बोल रहे हैं। जी, मैं तो कहूंगा लालू यादव जी को बिना शर्त समर्थन चुपचाप बिना किसी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के दे दीजिए कि निषाद बना ले मुख्यमंत्री सीएम, एकदम दे देना चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए था। आंख बंद करके कर देना, आंख बंद करके बिना पूछे बिना सोचे, हम कौन बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बना दीजिए। पप्पू यादव नया शगुफा छेड़ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के जो सुपुत्र है निशांत, उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, महागठबंधन को अपना। लालू यादव उनको समर्थन कर देंगे, तब इनके सरकार बनने की कवायद बढ़ जाएगी। शायद जेडीयू में तोड़फोड़ हो जाए, कुछ ही लोग बचे जो बीजेपी के साथ जाए। खैर देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता दिखाई देता है। हालांकि नीतीश कुमार काफी पहले से अब की बार ये कहते आ रहे थे कि चाहे जो हो जाए अब वो इधर से उधर नहीं जाने वाले। सुनिए। लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। 9 महीने के जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दें तो 24 नवंबर 2005 से नीतीश कुमार के हाथों में ही बिहार की कमान रही है। हालांकि इस बीच 2 बार उन्होंने महागठबंधन के समर्थन से सरकार चलाई। इसीलिए बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चलने लगी कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ही राज्यसभा का पर्चा भरने के बाद यह साफ लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे और बीजेपी को भी भरोसा है कि जेडीयू अब नहीं टूटेगी। बल्कि नीतीश कुमार ने तो यह भी कहा कि बिहार में नई सरकार को उनका पूरा आशीर्वाद और समर्थन भी रहेगा। लेकिन विपक्ष इसमें नीतीश कुमार की बेचारगी देख रहा है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। तो अब नीतीश कुमार तो भाई चले दिल्ली, लेकिन बिहार किसके हवाले छोड़कर जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वैसे खबरें यही चल रही है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि वही बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है। तो सवाल है कि बिहार के किस बीजेपी नेता की लॉटरी अब लगने वाली है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि कौन कौन से नामों की चर्चा है, तो आइए चक्रव्यूह में कुछ नाम आपके सामने रख देता हूं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पहले नंबर पर नाम चल रहा है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो कोयरी समाज से आते हैं, यानी ओबीसी हैं, मजबूत पिछड़ी जाती है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी बिहार की राजनीति के लोग मानते हैं, जिन्हें सरकार चलाने से लेकर संगठन चलाने तक का अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन नकारात्मक पहलू जो सम्राट चौधरी के साथ जाता है वो ये कि वो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, यानी मूल रूप से संघ के या बीजेपी के नहीं है। अब दूसरा नाम जो चल रहा है वो दूसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब का है, जो मूल रूप से बीजेपी के हैं, संघ से जुड़े रहे। उनको भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है और लंबा प्रशासनिक अनुभव भी उनके पास है। लेकिन जो बात सिन्हा साहब के खिलाफ जा सकती है वो है उनका सवर्ण समुदाय से आना, और बीजेपी बिहार में किसी सवर्ण पर दांव लगाने का जोखिम नहीं ले सकती है। उस पर से वो उस भूमिहार समाज से आते हैं जिनकी आबादी बिहार में 3% से भी कम है। तीसरा नाम जो चल रहा है वो ईबीसी तबके से आने वाले संजीव चौरसिया का है, जिन्होंने दीघा सीट से तीसरी बार जीत हासिल की है। संजीव चौरसिया की खास बात यह है कि उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ी रही है। उनके पिता गंगा प्रसाद भी इस वक्त सिक्किम के राज्यपाल हैं, वो बीजेपी से जुड़े रहे थे। लेकिन उनके खिलाफ ये बात जाती है कि पिता और पुत्र दोनों ही 2 अहम पदों पर कैसे हो सकते हैं। चौथा नाम जो इस रेस में चल रहा है वो है जनक राम साहब का, जो बिहार में बीजेपी के प्रमुख दलित चेहरों में से एक हैं। वो सांसद रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इस वक्त एमएलसी हैं। लेकिन उनके खिलाफ ये बात कही जा सकती है कि उनकी पहचान बहुत सीमित दिखाई देती है।
हालांकि बीजेपी हर राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर चौंकाती रही है, तो हो सकता है कि अब की बार भी कोई चौंकाने वाला नाम अचानक चला है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में ओबीसी फैक्टर को नकारना आसान नहीं है। बिहार वो जगह है जहां पे नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं पटना में भाषण देने और आरा में, तो उनके भाषण की 2 लाइन सुनाता हूं कि भाइयों बहनों, अब ये एक या 2 बिरादरी की पार्टी नहीं है, अब ये पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, ये दलितों की है, महादलितों की है। तो अब सवाल है कि नीतीश कुमार दिल्ली में आए तो क्या सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही रहेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के आ रहे 20 साल के सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर, या फिर मोदी सरकार में एक अहम भूमिका दिल्ली में वो निभाएंगे। नीतीश कुमार की राजनीति को आप डिकोड कीजिए तो साफ होता है कि वो कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। वो बीजेपी के विरोधी थे, लेकिन 1996 में बीजेपी के साथ समता पार्टी बनाकर गए तो उससे उनकी राजनीति को उछाल ही मिला। बिहार में उनकी पार्टी फली फूली, वाजपेयी सरकार बनी तो उसमें रेल और कृषि मंत्री तक बने, फिर बिहार का मुख्यमंत्री भी बाद में बन गए बीजेपी की मदद से। मुख्यमंत्री रहते बीजेपी का साथ छोड़ा तो लालू यादव के साथ गए, जिसका भी उन्हें फायदा मिला, वही मुख्यमंत्री बने। यानी पिछले 3 दशकों में नीतीश कुमार की राजनीति को देखें तो हमेशा वो अपनी कुर्सी बचाने या कुछ बड़ा हासिल करने में, चाहे वो कितने ही मोड़ क्यों ना लहे, वो कामयाब रहे हैं। ऐसे में एक अटकल ये लगाई जा रही है कि क्या नीतीश कुमार देश के नए उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार को विपक्ष ने 2024 में अपना पीएम उम्मीदवार बना दिया होता तो राजनीति आज देश की कुछ और दिशा में होती। अगर मैं ये भी मानती हूँ, अगर इंडिया ब्लॉक ने उन्हें लीडरशिप की पोजीशन में कर दिया होता, क्लियरली प्राइम मिनिस्टरियल डिक्लेयर कर दिया हो 2023 में, हो सकता है आज ऑपोजिशन की सरकार होती दिल्ली में। इसीलिए ये अटकलें हैं कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम की रेस में शामिल हो सकते हैं। राजनीति में कई बातें ऐसी कही जाती हैं जिसको लोग हवा में उड़ा देते हैं। 10 अप्रैल 2025 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये बयान आपको याद दिला रहा हूँ आज, जी हाँ, अश्विनी चौबे, जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनका एक बयान आया था, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इससे अपना निजी इच्छा जताई थी, लेकिन राजनीति में कुछ भी निजी कहाँ होता है, खासकर वो जो सार्वजनिक तौर पर बोल दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा हो। नीतीश कुमार के पोस्ट से किसी बड़े पोस्ट पर उनके जाने की आहट सुनाई नहीं पड़ रही है। पोस्ट मतलब जो उन्होंने आज एक्स पे लिखा। फिलहाल तो वो ये बता रहे हैं कि राज्य और केंद्र में हर संसदीय हाउस का सदस्य रहने का सपना या रिकॉर्ड पूरा करना चाहते हैं। अब आप देखिए उनका रिकॉर्ड कितना बढ़िया रहा है। 1985 से 89 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1989 से 2005 तक वो लोकसभा के सदस्य रहे। 2005 से अब तक लगातार वो बिहार की विधान परिषद के सदस्य हैं और अब ये तय हो गया है कि आगे वो देश की संसद में राज्यसभा के सदस्य होंगे। लेकिन विपक्ष को लगता है कि बिहार में बीजेपी ने महाराष्ट्र वाली राजनीति को दोहराया है। आप अगर गौर से नीतीश जी के पोस्ट को देखें और अगर आपने पुराने पोस्ट उनके पढ़े हों, साल 2 साल पहले वाले भी, तो आपको तुलनात्मक अध्ययन से पता चल जाएगा कि ये पोस्ट पटना की गलियों में, पटना के बिल्डिंग में नहीं लिखी गई है, ये दिल्ली में लिखी गई है और एक सुरक्षित हैंडलर के माध्यम से वहां पोस्ट हुई है। जाहिर तौर पर ये ऑपरेशन शिंदे के बाद का इम्प्रूव्ड वर्जन है बीजेपी का, कि सांप भी मारो और लाठी भी ना टूटे। तो नीतीश कुमार का दिल्ली आना तो तय हो गया है, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से बिहार को या पटना को भूल जाएंगे? तो सवाल क्या है कि आखिरकार जेडीयू को कौन पटना में संभालेगा, बिहार में संभालेगा? कहा जा रहा है कि अब जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यानी अगर मुख्यमंत्री का बीजेपी का है तो डिप्टी सीएम्स जेडीयू के हो सकते हैं। उसी तरह जेडीयू अपने लिए स्पीकर का पद भी मांग रही है।
इसमें माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो कि राजनीति में नए नए तौर पर औपचारिक तौर पर कदम रख रहे हैं, वो डिप्टी सीएम नए बन सकते हैं। नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता की रही है जिन पर ना भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ना परिवारवाद को आगे बढ़ाने के। लेकिन निशांत कुमार अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो नीतीश का नाम भी उसी परिवारवादी नेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसके खिलाफ वो आज तक राजनीति करते आए। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार राजनीति से अब तक दूर रहे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत को उनके करीबी निशी के नाम से पुकारते हैं। बीआईटी मिश्रा में जब वो पढ़ा करते थे तो उनके दोस्तों में पूर्व मंत्री राजीव रंजन के बेटे और इस्लामपुर से विधायक रोहेल रंजन, अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के भाई राजेश चौधरी शामिल रहे। अब अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं तो उनकी एंट्री भी तेजस्वी यादव की तरह ही मानी जाएगी कि सीधे राजनीति में आए और डिप्टी सीएम बन गए। एक जमाने में लालू और नीतीश साथ साथ दोस्ती हुआ करती थी, उनकी राजनीति भी एक साथ चलती थी, एक साथ राजनीति आगे बढ़ती है। अब उनके सुपुत्रों की भी यहाँ पे कम से कम दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की ही कर रहा हूं तो बिहार की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अमित शाह आज जब बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार का पर्चा भरवाते हुए दिखे, लेकिन इससे पहले जब वो बिहार पहुंचे थे तो सीमांचल के दौरे पर गए थे और सीमांचल में एक नई चर्चा की उस वक्त शुरुआत हो गई थी। चर्चा इस बात की कि बिहार का दोबारा बंटवारा होने वाला है क्या। पहले साल 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ऐसे अगर बात करें तो बिहार का जो समूचा बिहार था उसमें तो उड़ीसा भी हुआ करता था, बंगाल भी हुआ करता था, लेकिन खैर अब तो फिलहाल में तो झारखंड अलग हुआ। इस बार जो चर्चा चल रही है वो ये कि बिहार से सीमांचल क्या अलग होने वाला है, लेकिन इस बार सीमांचल झारखंड जैसा पूर्ण राज्य नहीं बनेगा बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के बनाए जाने की अटकलें हैं, जिसमें बिहार के साथ साथ सीमांचल की सीमा से जुड़ने वाले पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिलों को जोड़ा जा सकता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि ऐसा करके बीजेपी एक तीर से तीन निशाना साध रही है। सीमांचल को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाला प्लान कोई नया प्लान नहीं है। बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, वो लोकसभा में इसकी मांग कर चुके हैं और संसद के बाहर भी वो इसकी जरूरत समझा चुके हैं। आखिर देश में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जरूरत क्यों है, सुनिए उन्हीं से। बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। किशनगंज हाथ से चला, लगभग 62 से 65% आबादी किशनगंज जिले की केवल और केवल मुस्लिम की और उसमें बांग्लादेशी घुस बैठे। अररिया जाने वाला, अररिया भी लगभग 52-53% पर पहुंच गया है। अगला चुनाव जब होगा तो शायद 60% हो जाए। अगला टारगेट कटिहार। हाल ही में सीमांचल को लेकर चर्चा तब और उफान पर पहुंच गई जब गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर, जब वो इस इलाके में दौरे पर थे 25 से 27 फरवरी तक, वो इस इलाके में रहे, सीमांचल में ही रहे। पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में उन्होंने अलग अलग स्थानीय अधिकारियों के साथ मीटिंग्स की। साथ ही सीमा सुरक्षा में तैनात एसएसबी, बीएसएफ और आईबी के अधिकारियों के साथ भी एक अहम बैठक की और बॉर्डर सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश भी दिए। ये तो रही पर्दे के सामने की बात। अब पर्दे के पीछे की बात जो सूत्र बताते हैं। पर्दे के पीछे ये चर्चा सियासी तूफान का रूप ले चुकी है। आरजेडी के विधायक रणविजय साहू इन दावों के साथ सामने आए कि बिहार के सीमांचल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश को बनाने की तैयारी चल रही है। दावा यह कि सीमांचल के पूर्णिया जिले, कटिहार जिला, अररिया जिला और किशनगंज के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। ये वो जिले आप जो देख रहे हैं मैप पे जो ब्लिंक कर रहे हैं, ये वो इलाका है। ये इलाका बंगाल का और ये इलाका
बिहार का, ये जुड़ा हुआ है भारत के नक्शे में, बिल्कुल जुड़ा हुआ इलाका है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार के सीमांचल का 11,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका और पश्चिम बंगाल के करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जुड़ जाएगा, करीब ये 23,000 वर्ग किलोमीटर बन जाएगा। ऐसे में अगर इन सभी 8 जिलों के क्षेत्रफल को जोड़ा जाए तो करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, यानी पूरे राज्य के लिए बराबर है। सीमांचल और बंगाल के इन जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं। इन 8 जिलों में मुस्लिम आबादी भी अधिक है। सीमांचल का ये इलाका परंपरागत रूप से आरजेडी का वोट बैंक बिहार में रहा है, तो वहीं बंगाल के इन जिलों में ममता बनर्जी की पार्टी की पैठ बहुत अधिक दिखाई देती है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी लगभग 68% है, पूर्णिया में मुस्लिम आबादी करीब 38% से ज्यादा है, कटिहार में 31% के ऊपर है, वहीं बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में 49% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, तो दक्षिण दिनाजपुर में 24% से अधिक मुस्लिम आबादी है। मालदा में मुस्लिम आबादी तो 51% यानी 50% से भी कहीं ऊपर। ऐसे में अगर बिहार और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों को साथ जोड़कर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा तो वहां की बहुसंख्यक आबादी जम्मू कश्मीर जैसी हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका बंगाल के वोटरों पर बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा। इससे बंगाल के साथ साथ बिहार में भी गैर एनडीए दलों का चुनावी गणित गड़बड़ा जाएगा। सुनिए सीमांचल से अपनी राजनीति करने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और एमआईएम के आदिल हसन इस बारे में अब क्या कहते हैं। ध्रुवीकरण करने के लिए, ये बंगाल को सक्सेस करने के लिए कि बंगाल, देखिए बंगाल तो सक्सेस इस जन्म में नहीं होगा। ममता जी जिस तरीके से अब मरो और जीने की लड़ाई, जिस तरह से अमित भाई राजनीति में मरो जीनो की लड़ाई लड़ते हैं, वो बंगाल के लिए, बंगाल की अस्मिता के लिए मरने जीने की लड़ाई लड़ते हैं। वो राजनीति के लिए नहीं, अपनी बात कर रहे हैं और तोड़ने की बात कर रहे हैं कि किस तरह बंटवारा हो और किस तरह हम उसका फायदा उठाएं। ये तो नहीं हो सकता भैया। अमित शाह जी को इतना ही सीमांचल की चिंता है तो सीमांचल की बाढ़ की तबाही का हल निकाल दे, सीमांचल में जो पलायन है वो रोक दे, आरामको का जो इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट की कंपनियों का जो गुजरात में होता है तो वो भी सीमांचल में करा दे, वहाँ के जो चाय पत्ती बागान में जो मजदूर है उसका मजदूरी बढ़वा दे, वहाँ के बीड़ी कारोबार में जो मजदूर है उसका बढ़वा दे, पानी में आयरन आर्सेनिक है उसको दूर कर दे, एमयू किशनगंज को जो पैसा दे दे 100 करोड़ रुपया, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच की मांग है वो दे दे, पूर्णिया को उपराजधानी का मांग है वो दे दे। और उससे बड़ी बात है कि जो आप कोई भी आप दिमाग रखते, जब तक नहीं हर पॉलिटिकल पार्टी से आप कंसल्टेशन कीजिएगा तब कुछ मामला होता है ना। आप अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर बंगाल और सीमांचल के कुल 8 जिलों में मुस्लिम आबादी औसतन करीब 50% है, इसके साथ ये इलाका बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से लगता है। बड़ी संख्या में यहाँ पे स्मगलिंग के आरोप भी लगते हैं। बंगाल में इसी इलाके में चिकन नेक का इलाका है। आपको याद होगा कि हाल ही में बांग्लादेश के कई नेताओं ने इसी चिकन नेक वाले इलाके को लेकर बयानबाजी की थी, इशारों में भारत को धमकी भी दी थी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा इलाका बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। और बिहार के पूर्णिया से बीजेपी के विधायक विजय कुमार खेमका अमित शाह के हालिया दौरे को बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने के अभियान से जोड़ते भी। हमने कमिट किया था कि एक एक घुसपैठिए को हम देश से बाहर निकालेंगे। अब हम जनता को याद दिलाने आए हैं अपना वादा पूरा करने के लिए कि घुसपैठिए को निकालने के लिए हमारा संकल्प है, लेकिन आपके भी सहयोग की जरूरत है। इसलिए हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए। हम लोगों ने पूर्णिया वासी, सीमांत क्षेत्र के वासी ने उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया। हालांकि चिकन नेक के ऊपर वाले हिस्से को लेकर पहले से ही अलग गोरखलैंड राज्य की मांग चल रही है, यानी बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। अब ये नई चर्चा भी शुरू हो गई कि हालांकि ये चर्चा अभी सिर्फ जुबानी है, इसे लेकर कोई ठोस प्लान या ऑफिशियल ऐलान अब तक नहीं किया गया है। एक बार फिर से हम स्पष्ट कर दें, लेकिन बंगाल चुनाव के चलते इसकी चर्चा बहुत तेज है। ऐसा करके बीजेपी एक तीर से 3 निशाना लगाने की कोशिश कर रही है। जो जानकार हैं वो ये कहते हैं, ये 3 निशाने क्या हैं? पहला निशाना, बिहार से सीमांचल को काटकर आरजेडी के जनाधार को इस राज्य में कम कर देना, सीमित कर देना। दूसरा निशाना, बंगाल से मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और दार्जिलिंग को अलग करके ममता बनर्जी के टीएमसी के वोट बैंक में संधि कर देना, उसको अलग कर देना, उसको कमजोर कर देना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निशाना, चिकन नेक की सुरक्षा के लिए यहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की जा सकती है अगर यह यूनियन टेरिटरी बना, और इससे इस इलाके को महफूज किया जा सकता है। और जो फेंसिंग और बॉर्डरिंग का जो इलाका है का जो वजह है उसको भी मजबूत इस इलाके में कर सकते हैं, खासकर सीमाओं को लेकर, चाहे वो बांग्लादेश की हो या फिर नेपाल की हो। इसीलिए इस प्लान पर बातचीत अभी चल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात
अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग की करते हैं। लगातार छठे दिन भी मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है और एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है। दोनों तरफ से लगातार छठवें दिन भी हमले चल रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका ने हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, यानी हमारे पड़ोस में ईरान के एक वॉरशिप पर हमला करके जंगी ज्वाला को और ज्यादा भड़का दिया है। अमेरिका के इस हमले से भारत में सियासी जंग भी छिड़ गई है। ईरान के युद्धपोत का भारत से क्या कनेक्शन है, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने MK-48 टॉर्पीडो से ईरानी युद्धपोत पर हमला किया था। MK-48 टॉर्पीडो जहाजों को डुबोने के लिए 650 पाउंड के हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड से हमला करता है, यानी दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। टॉर्पीडो को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पानी के अंदर, समंदर के पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल। अमेरिका के इस हमले ने पहले से धधक रहे युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। इसके बाद ईरान ने भी ट्रंप को अब सीधे सीधे इस अंदाज में भुगतने की चेतावनी दे दी है। अब हम इसका बदला कहीं भी ले सकते हैं। ईरान की नौसेना का युद्धपोत IRS डेना विशाखापट्टनम में अपने देश में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में, जो नेवल कार्यक्रम था, उसमें हिस्सा लेने आया था और वो कार्यक्रम एक्सरसाइज पूरी करने के बाद वापस अपने मुल्क लौट रहा था। ये ईरानी नौसेना का एक मॉड्यूल क्लास का फ्रिगेट कहा जाता है, जो फरवरी में भारत में आयोजित 2 बड़े नौसैनिक आयोजनों में शामिल होने आया था। इस आयोजन में अमेरिका को भी आना था, लेकिन वो एंड मौके पे मना कर दिया था उसने। पहला जो कार्यक्रम था वो तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था 2026 का, और दूसरा था बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026। इसी में अमेरिका को आना था। दोनों कार्यक्रम विशाखापट्टनम में आयोजित किए गए थे। इन आयोजनों में दुनिया के कई देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया और 80 से ज्यादा युद्धपोत समुद्र में एक साथ दिखाई दिए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुद्री सहयोग और नौसैनिक कूटनीति को प्रदर्शित करना था। इस नौसैनिक परेड की समीक्षा द्रौपदी मुर्मू जी ने की थी, राष्ट्रपति ने। यह आयोजन 16 से 25 फरवरी के बीच हुआ था। इसके बाद कल यानी 4 मार्च को अमेरिका ने जो वापस लौट रहा था ये युद्धपोत, उस पर ईरान वाला युद्धपोत डेना पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वो जैसे ही शामिल होता है, पहुंचता है, वहां पे अमेरिका उस पर हमला कर देता है। IRS डेना हिंद महासागर के रास्ते ईरान लौट रहा था। इसी दौरान श्रीलंका से लगभग 40 नॉटिकल मील की दक्षिण में इस पर यह हमला हुआ। यह हमला जिस जगह हुआ वो भले ही अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आता हो, यानी भारत की समुद्री सीमा से बाहर आता हो, लेकिन भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि वो हमारे देश में हमारे न्योते पर शामिल होने हिंदुस्तान आया था। इसी को लेकर अब विपक्ष जो अपने देश में है वो सरकार पर हमलावर है। पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है। आरोप है कि भारत के मेहमान को मार दिया गया, लेकिन सरकार ने न तो निंदा की और न ही कोई मजबूत बयान जारी किया। हमारे देश की सीमा पर श्रीलंका के और भारत के बीच में ईरान का ये जहाज अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उस पर हमला बोल दिया, कई जानें चली गई। हमारा मेहमान था, हमारी इंडियन ओशन में था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी देखिए क्या क्या ट्वीट करते थे। ये ट्वीट उन्हीं का है। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्जियन की तरह तैनात है, गार्जियन है। प्रिंसेस लतीफा के लिए तो गार्जियन थे भाई, उस वक्त तो हम इंडियन ओशन के गार्जियन थे। अपने मेजबान की एक परंपरा होती है, हम मेजबान थे, अपने मेहमान की हम रक्षा नहीं कर पाए। इस मौके पर विपक्ष सरकार पे सवाल खड़े कर रहा है। जाहिर तौर पर विपक्ष को एक मौका मिल गया हमला करने का, लेकिन फौज से रिटायर्ड और वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर मेजर जनरल GD बख्शी का आप क्या कहना है इस पूरे विवाद पर, वो भी सुनवाते हैं। निहत्थे जहाज को मारा है और उनको कम से कम भारत से बात करनी चाहिए थी, भारत को जतलाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी मेहमान आपका आता है उसकी इज्जत सत्कार करना, उसका मतलब ख्याल करना आपका दायित्व होता है। बट ये हम तो देख रहे हैं कि अमेरिका की तो अजीब ही एक फलसफा होते जा रहा है कि मेरे बाप का राज है। अमेरिका की भी आलोचना की और भारत सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए इस बारे में भी GD बख्शी ने कहा। ये पूरा इंटरव्यू आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देख सकते हैं, उनके YouTube चैनल पर बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो पहली बार आज भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की निंदा की है। सरकार की तरफ से बाकायदा ईरान के दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत सरकार के इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी। आज दिल्ली में स्थित ईरान के दूतावास पर भारत सरकार की तरफ से भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे। उन्होंने दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रति संवेदनाएं भारत की तरफ से व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से आज फोन पर बातचीत की है। सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज दोपहर ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के साथ टेलीकॉन हुआ। विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का ओमान के विदेश मंत्री से भी बातचीत की। क्या बातचीत हुई ईरान के विदेश मंत्री के साथ, ये डिटेल जयशंकर साहब ने अपने इस पोस्ट में नहीं दिए हैं, पर यह जरूर कहा कि ईरान के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। अमेरिका और इजराइल से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आज छठा दिन है। ना ही अमेरिका और इजराइल रुकने को तैयार है, ना ही ईरान पीछे हटता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अब युद्ध में ऐसा कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। तो वहीं ईरान अब इजराइल के एटमी ठिकानों को टारगेट पर लेने की धमकी दे रहा है। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में मौजूद एक बेहद सीक्रेट न्यूक्लियर साइट को दहलाने की वो बात कर रहा है। सवाल है कि क्या वाकई ईरान के पास डिमोना को दहलाने की ताकत है? क्या डिमोना पर अटैक इजराइल में दूसरा चेरनोबिल साबित होगा? क्या डिमोना पर अटैक परमाणु महायुद्ध का रास्ता खोल देगा? सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब एटम बम से ही मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग का अंत होगा, जैसा दूसरा विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी पर एटमी हमले के वक्त हुआ था। कार्यक्रम के लास्ट में आ चुके हैं, बात करता हूं पब्लिक व्यू की। योगेश शुक्ला साहब का पोस्ट है नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार राजनीति के बड़े पक्के खिलाड़ी हैं जो अपने बेटे को बिहार का डिप्टी सीएम बना देंगे। यही बात बीजेपी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी कही थी, मगर वो कच्चे निकले और आज पद से वो हाथ धो बैठे। अगला पब्लिक व्यू है ज्योत कुमार शर्मा का, जो कि ट्रंप के बारे में लिखते हैं। अमेरिका का नेगेटिव पॉइंट एक और है कि ट्रंप ने अमेरिकन कंपनियों से अपने रिश्ते इतने खराब कर लिए हैं कि अब कोई भी ट्रंप को अपने ही देश के अंदर हेल्प नहीं कर रहा है। इंटरेस्टिंग व्यू है। चंदन सिंह सीमांचल वाली स्टोरी पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा से लेकर सीमांचल के विकास तक अब बिहार की राजनीति का नया रणक्षेत्र सीमांचल। क्या बीजेपी का सीमांचल प्लान बदलेगा बिहार का चुनावी गणित? उल्टा उस सवालिया अंदाज में पूछते हैं, बताते हैं। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही, लेकिन कल शाम मुलाकात होगी आपसे फिर से। तब तक के लिए शुभ रात्रि।